हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मेंस की अभी कॉपी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं या मेंस के नोट्स बनाने स्टार्ट कर रहे हैं, उनके मन में एक सवाल होता है कि मैं अपनी नोट्स कैसे बनाऊं, किस तरीके से लिखूं। क्या मैं नोट्स को क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखूं? क्या मैं नोट्स में सिर्फ टॉपिक वाइज लिखते जाऊँ, या फिर मैं नोट्स कैसे लिखूँ? तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि आप अपने नोट्स कैसे तैयार करें मेंस के लिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, ये हमारा जो नोट्स है ये समाजशास्त्र का नोट्स है। ये समाजशास्त्र का नोट्स है जिसमें मैंने समाजशास्त्र के कई सारे टॉपिक के बारे में बताया है, मतलब लिखा है इस पर। अगर हम यहाँ पे एक टॉपिक लेते हैं वर्ण व्यवस्था, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वर्ण व्यवस्था। अब वर्ण व्यवस्था को लिखने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एक रूपरेखा तैयार करेंगे। हमारा पहला काम होगा नोट्स में इसकी रूपरेखा तैयार करना, क्योंकि जिससे हम जब भी नोट्स का पहला पेज पलटाएं किसी टॉपिक का, तो हम आउटलाइन को देखते ही ये समझ जाएं कि इस टॉपिक के बारे में हमने क्या क्या लिखा है। तो जो ये आउटलाइन है या हम कहें रूपरेखा है, वो आपको ये बताते हैं कि आपने जो है तो क्या क्या चीज़ें लिखी हैं अपने नोट्स में। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, हमने यहाँ पे लिखा है अर्थ। फिर उसके बाद हमने लिखा है उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। फिर हमने लिखा है वर्गीकरण, और फिर हमने लिखा है इसका महत्व। तो इस तरीके से हमने चार यहाँ पे इसके क्या किए हैं, आउटलाइन बनाए हैं। इन्हीं चारों बिंदुओं को हमको यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अर्थ नामक यहाँ पे अर्थ डालेंगे सब टॉपिक, और हम लिखना शुरू करेंगे। वर्ण शब्द संस्कृत की वृ धातु से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ धारण करना या चुनना है। इसका तात्पर्य वृत्ति अथवा व्यवसाय चयन से है। अतः आरंभ में जो व्यक्ति एक निश्चित व्यवसाय को चुनते थे वे एक विशेष वर्ण के सदस्य कहलाते थे। और फिर हमने यहाँ पे आगे वर्ण का एक अर्थ रंग, अर्थात जिन व्यक्तियों का रंग एक समान था वे एक वर्ण के सदस्य हो गए। ऋग्वेद में इसका प्रथम प्रयोग इसी अर्थ में हुआ था, जहां आर्यों ने अपने आप को श्वेत वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण का बताया गया था। यहाँ पे हमने अर्थ लिखा है, ये हमारी समझ को मजबूत करता है। जो अर्थ होता है वो समझ को मजबूत करता है। परीक्षा में तो नहीं आता, लेकिन हमारी समझ को मजबूत करता है। हम जब कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका अर्थ हमें जरूर लिखना चाहिए। फिर उसके बाद हमने आगे लिखा है, देखिए, जब हमारा यहाँ पे जो टॉपिक हमने डाला था उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, तो हम जब यहाँ पे लिख रहे हैं वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, यहाँ पे हमने छोटा सा क्या किया है, एक डायग्राम बनाया है, छोटा सा जो रूपरेखा तैयार करने के लिए। देखिए यहाँ पे चार सिद्धांत हैं इसके: दैवी सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत, श्रम विभाजन का सिद्धांत, रंग का सिद्धांत। अब हमने इसको चारों को एक एक करके लिखा। जैसे देखिए यहाँ पे पहले मैंने लिखा है दैवी सिद्धांत, और दैवी सिद्धांत के बारे में बताया है कि किस तरीके से दैवी सिद्धांत के द्वारा वर्ण की उत्पत्ति हुई है। फिर हम दूसरे पेज पे चले, तो दूसरे पेज पे आप देखिए मैंने यहाँ पे परंपरागत सिद्धांत के बारे में दूसरा हमने जो यहाँ चार बिंदु लिखे थे यहाँ पे, तो दूसरा हम दिखा रहे हैं यहाँ पे परंपरागत सिद्धांत। हमने यहाँ पे परंपरागत सिद्धांत के बारे में लिखा। फिर हमने तीसरा जो हमारा टॉपिक था श्रम विभाजन का सिद्धांत, कि यानी कि श्रम विभाजन के आधार पर किस तरीके से जो वर्णों की उत्पत्ति हुई वो हमने बताया। जैसे कि शिक्षा, ज्ञान, धर्म और तप में जो निपुण है वो ब्राह्मण होगा, उत्साही, वीर, योद्धा और साहसी जो है वो क्षत्रिय होगा, व्यापार का विस्तृत ज्ञान जिसको होगा वो वैश्य होगा, सेवा में जो कुशल होगा वो शूद्र होगा। ये हमने लिखा श्रम विभाजन का सिद्धांत। फिर जो चौथा इसी में है रंग का सिद्धांत, यानी रंग के आधार पे तो भृगु ऋषि ने वर्णों की उत्पत्ति का एक और सिद्धांत प्रस्तुत किया जो रंग पर आधारित था, जिसके अनुसार सफेद रंग ब्राह्मण, लोहित रंग क्षत्रिय, पीला रंग वैश्य और श्याम वर्ण क्या होगा, शूद्र होगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जो आउटलाइन हमने यहाँ पे ये बनाया था इसके आधार पे हमने यहाँ पे लिख डाला। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगले पेज पे हमने क्या लिखा है। तो अगले पेज पे आते हैं और अब हम क्या करेंगे, उत्पत्ति देख लिया हमने, और हमने यहाँ पे जो आउटलाइन बनाया था, जो रूपरेखा बनाई थी, यहाँ पे लिखा था वर्गीकरण। तो हमने उत्पत्ति का सिद्धांत देख लिया। अब हम वर्गीकरण की ओर चलते हैं। तो ये देखिए मैंने वर्गीकरण, फिर यहाँ पे एक हमने छोटा सा चार्ट बनाया है। ब्राह्मण वर्ण का कर्तव्य क्या, ब्राह्मण वर्ण का कर्तव्य, क्षत्रिय वर्ण का कर्तव्य, वैश्य वर्ण का कर्तव्य, शूद्र वर्ण का कर्तव्य। ये यहाँ पे क्या लिखा है, सभी का कर्तव्य, यानी कि वर्णों का वर्गीकरण कर रहे हैं हम। तो चार आधार पे वर्णों का वर्गीकरण हो रहा है। एक ब्राह्मण वर्ण का है, एक क्षत्रिय वर्ण का कर्तव्य, वैश्य का और शूद्र का, और सभी के यहाँ पे अलग हम लिख रहे हैं इनके काम क्या होते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि काम के आधार पे वर्गीकरण, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, काम के आधार पर भी वर्गीकरण लिख सकते हैं, या कर्तव्य के आधार पे वर्गीकरण। तो इस तरीके से जैसे आपके मान लीजिए प्रश्न 2 नंबर में आता है कि ब्राह्मण वर्ण का कर्तव्य क्या है, तो आप
दो यहाँ से दो टॉपिक, दो यहाँ पे बिंदु उठा के लिख सकते हैं। जैसे 6 प्रधान कर्म है, उसमें से आप 2 लिख दीजिए, अध्ययन और यज्ञ कराना या पूजा पाठ कराना, इस तरीके का चीजें लिख दीजिए। तो ये ब्राह्मण का हो गया। फिर क्षत्रिय के कर्तव्य, वैश्य के कर्तव्य, और फिर अगले पेज पे मैंने देखिए यहाँ पे शूद्रों के कर्तव्य लिखे हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इस पेज पे वर्गीकरण के बाद क्या लिखा था, वर्गीकरण के बाद हमने लिखा था महत्व। तो अब हम अगले पेज पे क्या लिख रहे हैं इसका, हम देखें यहाँ पे समाजशास्त्रीय महत्व लिख रहे हैं, इसका महत्व क्या क्या है। तो श्रम विभाजन और विशेषीकरण इसका काम है कि श्रम को विभाजित करने के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, इसका महत्व है। शक्ति के संतुलन के लिए है। इसके बाद सामाजिक संघर्षों से मुक्ति के लिए है। इसके अलावा आगे भी इसके जो कई सारे महत्व हमने लिखे हैं, ये जैसे कि रक्त की पवित्रता बनाए रखना, सामाजिक अनुशासन बनाए रखने के लिए ये हमने इसके महत्व लिखे। फिर उसके बाद महत्व के बाद वर्ण व्यवस्था के दोष और त्रुटियां जो हैं वो हमने लिख लिया। उच्च निम्न का भाव उत्पन्न होना समाज में, इस तरीके से जो इसकी त्रुटियां हैं वो हमने लिखा। अब मान लीजिए 7 नंबर में प्रश्न आता है कि वर्ण व्यवस्था की जो त्रुटियां हैं उसको लिखिए और सही करने के सुझाव दीजिए। तो आप 4-5 इसकी त्रुटियां लिखेंगे, 2-3 इसके क्या देंगे, सुझाव दे देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से यहाँ पे लिख लेना है। और देखिए यहाँ पे मैंने वो भी लिखा है, इसका कंक्लूजन भी लिखा है। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था में कई कमियां दृष्टिगोचर होती हैं, फिर भी प्राचीन काल से लेकर आज तक यह व्यवस्था किसी न किसी रूप में मौजूद है। ये हमने इसका क्या लिख दिया, आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी है, ये मैंने लिख दिया इसके दोष के बावजूद। इस तरीके से मैंने इसके त्रुटियां या दोष लिखे। फिर उसके बाद हमारा जो है तो वर्ण व्यवस्था कंप्लीट हो गया। वर्ण व्यवस्था क्या होगा, कंप्लीट होगा। हमने महत्व लिख लिया इसके, हमने वर्गीकरण कर दिया इसका, हमने इसकी उत्पत्ति बता दी, हमने इसकी क्या बता दी, त्रुटियां बता दी, यानी कि सब चीज हमने बता दिया। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ऋण और यज्ञ, 2 और टॉपिक हैं यहाँ पे, ऋण और यज्ञ एक साथ, ये समाजशास्त्र में टॉपिक दिया हुआ है ऋण और यज्ञ। तो जैसे सबसे पहले हम ऋण को देखते हैं। तो ऋण के बारे में हमने लिख दिया कि सत्वर ब्राह्मण के अनुसार जो भी मनुष्य उत्पन्न होता है वह उत्पन्न होते ही देवों, ऋषियों, पितरों और मनुष्यों का ऋणी हो जाता है। ठीक, ऋण के प्रकार कौन कौन से होते, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, तिथि और अतिथि ऋण और भूत ऋण, ये हमने लिख दिया। अब सभी को डिस्क्राइब कर दिया। ये प्रश्न आपके 7 नंबर में आ सकता है, इसके प्रकार बताइए, तो आप ऐसे इसको लिख देंगे। फिर इसके बाद जैसे आगे चलते हैं और आगे हम देखिए अतिथि ऋण और भूत ऋण के बाद कंप्लीट हो गया हमारा ऋण कितने प्रकार का होता है। अब उसी में हमने जो अगला टॉपिक लिखा था यज्ञ, तो हमने यज्ञ लिख दिया। यज्ञ के हम जो हमारे 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं, पंचयज्ञ, देव यज्ञ देखिए लिख दिया, ऋषि यज्ञ और पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ हमने यहाँ पे लिख दिया। और अगला जो हमारा 5वां यज्ञ है वह है भूत यज्ञ, ये देखिए यहाँ पे मैंने भूत यज्ञ। तो इस तरीके से, और फिर उसके बाद पंच यज्ञ का जो महत्व है वो लिख दिया, क्योंकि ये भी प्रश्न आपके 7 नंबर में आ सकता है। और अगर 2 नंबर में आता है कि यज्ञ 5 यज्ञों के नाम लिखे, तो आप 5 यज्ञों के नाम लिख देंगे, 7 नंबर में महत्व आएगा लिख देंगे। और इसके बाद अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे आगे संस्कार विधि लिखी है, तो संस्कार लिखे हैं। संस्कार के बारे में थोड़ा सा इसका बताया है कि राजवली पांडे के अनुसार संस्कार क्या होते हैं। संस्कारों को उद्देश्य बताया है मैंने। तो उद्देश्य 2 तरह के होते हैं, एक लोकप्रिय उद्देश्य, एक सांस्कृतिक उद्देश्य। फिर अशुभ शक्तियों का निवारण, तो इसमें जैसे लोकप्रिय उद्देश्य सबसे पहले मैंने लिखना शुरू किया और इसका पहला टॉपिक डाला मैंने अशुभ शक्तियों का निवारण। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, नोट्स बनाते जाना है, सिर्फ टॉपिक वाइज। यहाँ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको नहीं लिखना है। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आप अलग से कॉपी बनाइए, वहां पे आप क्वेश्चन आंसर की क्या करिए कि वहां पे आप क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे 16 संस्कारों की पहले लिस्ट बनाई है। जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे तो आपको पूरा, पहले तो सभी 16 के 16 आपको याद हो जाएंगे, याद करेंगे, फिर आप एक एक करके सभी के जो है तो यहाँ पे वर्णन देखते चले जाएंगे। ये 10 नंबर में आपके प्रश्न आ सकता है संस्कारों का वर्णन करने के लिए, या फिर वो 4-5 संस्कार के नाम लिखेगा और बोलेगा इसका वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से हम पूरे संस्कार को लिख लेंगे। संस्कार को लिखने के बाद हम आगे संस्कार के जो महत्व वगैरह हैं, जैसे कि जब ये कंप्लीट हो गया हमारा, यहाँ पे संस्कार कंप्लीट हुआ, अब इसका देखिए इसका महत्व क्या क्या है संस्कार का। तो जैसे कि व्यक्ति में सामाजिकरण के संस्कारों का महत्व में योगदान, तो शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है, शारीरिक तथा मानसिक विकास होता है इससे। ये हमने यहाँ पे लिखा है, बाकी अभी हमें थोड़ा कंप्लीट करना है इसको। जैसे फिर आगे मैंने अनुष्ठान लिखा है, तो अनुष्ठान देखिए परिभाषा, विशेषताएं, प्रकार, कार्य और महत्व। फिर मैंने यहाँ पे एक आउटलाइन दे दिया है जिससे हमें समझ में आ जाए कि हमने क्या क्या पढ़ना है इसमें।
तो ये फिर मैंने उसके लिखे हैं। इस तरीके से आप लोग भी क्या है, इस तरीके से नोट्स बनाए जैसे मैंने यहाँ पे बनाया। आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं बनाना है। और एक चीज़ और ध्यान देना है आपको कि आपको जब प्रश्न आप लिख रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, पूरी किताब छांट नहीं लिखना है। मैं जैसे 2 किताबों को एक साथ रखता हूँ, एक आकार आईएएस की और एक हम सिविल जॉब्स, 2 किताबों को मैं एक साथ रखता हूँ और दोनों में से टॉपिक सेलेक्ट करके, वर्ड सेलेक्ट करके जो अच्छा होता है उसी को यहाँ पे मैं लिखता हूँ पूरा। जैसे अनुष्ठान के लिए स्थान, तो अब ये 5-6 लाइन में किताबों में, पर मैं इसको 2-3 लाइन में लिख रहा हूँ। अनुष्ठान में हिस्सा लेने वाले लोग वो आधे पेज में है, पर यहाँ पे 4-5 लाइन में मैं लिख रहा हूँ। इसको अभी मेन पेपर में अगर ये प्रश्न आ जाता है विशेषताओं में, तो हम अगर ये 7 नंबर में आता है तो सिर्फ इसमें से 1 या 2 लाइन हम उठा के लिखेंगे बस। अनुष्ठान की सामग्री में क्या क्या होता है, तो हम यहाँ पे अनुष्ठान के समय कई पवित्र वस्तुओं का उपयोग, तो हम ये नहीं लिखेंगे, सीधा हम सामग्री लिखेंगे, जैसे हवन सामग्री, जौ, घी आदि, ये लिख दिया हमने। तो इस तरीके से हमको ये भी ध्यान देना है कि प्रश्न कैसे कितने नंबर में आ सकता है, 7 नंबर में आ सकता है, 10 नंबर में आ सकता है, कितने नंबर में, या 2 नंबर में। उस आधार पर प्रश्नों को डिमांड के आधार पर भी हमें नोट्स में लिखना है। ये नहीं कि हम जो जो किताब में लिखा है पूरा नोट्स में उतारते चले गए, फिर नोट्स का बनाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं। इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।